हाँ देखिए इधर सुनिए, ये नया सेक्शन, नया ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, तो इसका बाकी किसी से कोई लेना देना। अभी तक 12th क्लास में अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा होगा, आज से अगर तुम्हारी नींद खुली है, हाँ, तो अब से भी तुम्हारा दिन ठीक हो सकता है। तो कम से कम देखिए, कोशिश करिएगा कि आज के बाद से हम लोग जो भी पढ़ें आप डेली का क्लियर करते चलिएगा। आज जो पढ़ा हम जाके उसको रिवाइज करेंगे, एक प्रॉपर कॉपी बनाएंगे, जितना क्वेश्चन किया हम लोगों ने सब उसमें करेंगे डेली बेसिस पे, समझ रहे हो? हाँ, ऑप्टिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट से जुड़ी हुई घटनाओं की स्टडी करते हैं, चर्चा करते हैं, ठीक है। लाइट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, चाहे लाइट की वजह से कौन कौन सा इफेक्ट आता है, ये हम फिजिक्स के जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ऑप्टिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट फेनोमेनन रिलेटेड टू क्या? लाइट, ठीक है। सवाल यह है कि भाई लाइट क्या है? तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ क्या? आप बोलते भी होंगे लाइट एनर्जी, है कि नहीं? जैसे साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। अरे क्या तुम लोग इधर उधर डांस कर रहा है? बाबू जब कोई बैठो ना यहाँ पे, इसके बगल में बैठने में क्या दिक्कत है? तुम लोग यार हमको कंडक्टर बना दिया। इधर देखिए, चलिए इधर देखिए, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ क्या? एनर्जी, जिसकी वजह से हमें देखने का सेंस मिलता है। अगर हम किसी चीज को देख पाते हैं तो उसकी वजह क्या है? हाँ, बिना लाइट के हमको कोई चीज दिखाई नहीं देगा, ठीक है। इसके बारे में अभी और विशेष चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन आगे ये लिखा हुआ है कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम का चैप्टर है, तो बड़ा छोटा सा चैप्टर, वो 1-2 दिन का चैप्टर है, लेकिन चूंकि हमने स्किप किया है ना, तो कुछ चीजें मैं बता देता हूं, अदरवाइज वो बताना नहीं पड़ता, वो अपने से तुम सब समझ जाते, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पूरा स्पेक्ट्रम आता है जो शुरू होता है गामा रेडिएशन से, गामा रे से, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, नाम सुना है? हाँ, उसके बाद आता है विजिबल। उसके बाद क्या आता है? और वो विजिबल ही होता है जो हमको दिखता है। विजिबल वॉयलेट से लेकर रेड तक होता है, ये आपने पढ़ा होगा, विब गे और पढ़ा है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, ये सब है ना। तो बाबू जो हमको दिखता है उसी को हम लाइट बोलते हैं। बाकी उसके आगे भी अगर तुम जाओगे ना, जैसे मैंने क्या कहा, एक होता है गामा रे, उसके बाद क्या आता है? एक्सरे आता है, फिर अल्ट्रावायलेट आता है, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद विजिबल आता है, विजिबल के बाद इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, बहुत बढ़िया। उसके बाद आता है माइक्रोवेव, आता है माइक्रोवेव, उसके बाद आता है रेडियो वेव। आप समझ रहे हैं? तो ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन इसमें हमको दिखता बस, और यही होता है VIBGYO, यही होता है। क्लियर है? अल्ट्रावायलेट हमको नहीं दिखता है, इंफ्रारेड भी हमको नहीं दिखता है। अच्छा, ये जो रिमोट जैसे आपको दिख रहा है क्या? अभी देखिए, इस रिमोट का मैं यूज करूंगा ना, आप देखिएगा, इसमें एक LED लगा हुआ है, तो रिमोट का यूज करूंगा तो ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है कि नहीं? आपको इस LED में कुछ जलता हुआ दिख रहा है? नहीं दिखेगा। कैमरा वगैरह में देखिएगा तो दिखेगा। हम अपनी आंखों से इसमें कुछ जलता हुआ देखने की कोशिश करेंगे, हमको नहीं दिखता है। पता है काहे नहीं दिखता है? इसमें से निकलता है इंफ्रारेड, हमको इंफ्रारेड नहीं दिखता है। आप समझ रहे हैं? तो लाइट बस इसी को बोला जाता है। बाकी ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो हैं, लेकिन हम उनको लाइट नहीं बोलेंगे। वॉयलेट से लेके रेड तक को ही हम सिर्फ लाइट बोलेंगे। क्लियर? चलिए अब सुनिए, कोई भी वेव जो होता है उसकी उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स होती हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक वेव ड्रॉ किया, ऐसा वेव ऑन स्ट्रिंग हो गया ये। अरे बोलो बाबू। हाँ, तो आपको पता है इसमें जो एक वेव की लंबाई होती है उसको वेवलेंथ कहा जाता है, एंड वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लैम्डा। अरे बोलो ना। वेव की और भी बहुत सारी चीजें होती हैं,
चोय 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 कर रहा है सब। शांत रहिए। एक वेव की लंबाई को क्या बोला जाता है? वेवलेंथ बोला जाता है। हालांकि वेव से रिलेटेड और भी टर्म्स होती हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी होता है, नाम सुना है आपने? तो जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पे वेव पैदा कर रहे हैं, शांत रहिए, जैसे मान लीजिए आप इसको स्ट्रिंग समझ लीजिए और आप यहाँ से वेव पैदा करना चाहते हैं, तो आपको इसको ऐसा ऊपर नीचे करना पड़ेगा ना। तो आप ऊपर नीचे करिएगा तो आप देखिएगा इसमें से वेव निकल निकल के आगे बढ़ रहा है कि नहीं। अब मेरा हाथ इतना ही सा है तो इसीलिए इतना ही में आपको देखना पड़ेगा, लेकिन वेव निकल निकल के बताइए आगे नहीं बढ़ रहा है, इस तरीके से बढ़ रहा है। तो एक सेकंड में जो नंबर ऑफ वेव आप यहाँ पे पैदा करिएगा ना, जैसे एक सेकंड में मान लीजिए मैंने 50 वेव पैदा कर दिया, तो इस वेव की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 50 हर्ट्ज। वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 50 हर्ट्ज हो जाएगी। क्लियर है? तो फ्रीक्वेंसी भी होता है। अच्छा, वेव की स्पीड भी होती है। वेव की स्पीड भी होती है। अगर आप किसी स्ट्रिंग के ऊपर कोई वेव बनाइएगा तो ऑब्वियसली वो किसी स्पीड से जाता हुआ आपको दिखेगा कि नहीं। तो स्पीड भी होता है। स्पीड को तो हम लोग v से दिखा सकते हैं कि नहीं। आगे चल के जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम का चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो इन तीनों के बीच में रिलेशन वगैरह भी देखेंगे। और हालांकि वो रिलेशन होता है v = न्यू इंटू क्या? लैम्डा। इस चैप्टर में भी इस रिलेशन का हम आगे यूज करेंगे, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी इसका यूज आएगा। तो v बराबर न्यू इंटू क्या होता है? प्रूफ हम बाद में कर लेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप मान लीजिए कि किसी भी वेव की जो स्पीड होती है उसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। v बराबर, चलिए मिल के बोलिए, क्या होता है? न्यू इंटू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। इससे आपको स्पीड मिल जाता है। क्लियर है? लाइट की स्पीड जो है वो तो खैर आपको बचपन से याद होगा। लाइट की स्पीड को c से डिनोट किया जाता है। ये एक फंडामेंटल कांस्टेंट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और बाबू प्यार से इसको 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड भी बोला जाता है। लाइट एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। समझ रहे हो? ये किलोमीटर पर आवर नहीं है, किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो अगर हम स्पीड की बात करें तो उतनी है, लेकिन जो रेंज हमको दिखाई देता है ना, उस रेंज का जो वेवलेंथ होता है वो होता है लगभग 400 नैनोमीटर से। बुक टू बुक ये वेरी करेगा, कहीं 3800 से 7500 भी मिलेगा, ठीक है, लेकिन राउंड फिगर में देखा जाए तो लगभग 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में ये वेरी करता है। ठीक है, हाँ इतना ही हम देख सकते हैं। इसके आगे वाला चला जाएगा इंफ्रारेड में, इसके पीछे वाला रह जाएगा अल्ट्रावायलेट में, वो सब हमको दिखाई नहीं देता है। क्लियर है? चलिए एक और बात, हमको कोई भी चीज दिखता क्यों है? तो शायद आप बोल रहे हैं लाइट की वजह से। तो लाइट की वजह से ही हमको लेकिन क्यों दिखता है? तो सुनिए, अगर आपको किसी चीज को देखना है ना, तो उसमें से लाइट निकल के हमारी आंखों तक बस किसी तरीके से पहुंचा दीजिए, वो चीज आपको दिखेगा। आप समझ रहे हैं? जैसे मान लो कि मैं इस लड़के को देख रहा हूं और मैं इसके शर्ट को देख रहा हूं, तो किस कलर का दिख रहा है बताइए सब लोग मिलके? रेड कलर का। लड़के खड़े हो जाओ, किस कलर का है? रेड कलर का। बैठ जाओ। तो सबसे पहले हम तो ये पता करें कि ये हमको दिख क्यों रहा है, और दूसरी बात ये लाल ही क्यों दिख रहा है। तो इसमें से पहले तो लाइट निकलना चाहिए। आप बताइए, इसमें से लाइट निकलता है? नहीं। तो फिर कैसे, मतलब इससे लाइट निकल के मेरी आंखों तक कैसे पहुंच रहा है? तो इसमें से नहीं निकल रहा है, लेकिन आसपास में ये ढेर सारे बल्ब जल रहे हैं, उनमें से तो लाइट निकल रहा है ना। अब बताओ इस बल्ब में से कौन सा लाइट निकल रहा है? व्हाइट कलर का लाइट निकल रहा है। एंड व्हाइट कोई कलर नहीं होता है एक्चुअली। व्हाइट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल 7 कलर्स। जो मैंने यहाँ लिखे थे सबको एक खास प्रोपोर्शन में आप मिक्स करिएगा ना, तो आपको सफेद कलर मिल जाएगा। तो देखो इसके ऊपर व्हाइट कलर इंसिडेंट हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि वॉयलेट से लेके रेड तक सब इंसिडेंट हो रहा है। इसके शर्ट को सारे कलर्स पसंद हैं, बस एक कलर उसको पसंद नहीं है। कौन सा? तो सब कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा। रेड को बोलेगा भाग यहां से, रेड उसको पसंद। तो इसीलिए व्हाइट लाइट पहुंचा ना,
तो बाकी सब आपका ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, ऑरेंज हो गया, सबको इसके शर्ट ने एब्जॉर्ब कर लिया है। रेड कलर इससे एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो उसको उसने क्या किया, रिफ्लेक्ट कर दिया, रेडिएट कर दिया वापस से। तो वही रेड कलर ना मेरी आंखों तक पहुंचेगा, चाहे इसकी आंखों तक पहुंचेगा, चाहे इसकी आंखों तक पहुंचेगा। अरे इसके शर्ट से कौन से कलर का लाइट निकल रहा है? शर्ट से तो नहीं निकल रहा है, लेकिन कौन से कलर का लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है? रेड कलर का। तो इसीलिए इसका शर्ट मुझको रेड कलर का दिखेगा। आयरनी ये है, विडंबना ये है कि जिस कलर से इसको सबसे ज्यादा नफरत है, ये उसी के नाम से जाना जाता है। अगर मैं बोलूं कि इसका शर्ट किस कलर का है, तुम क्या बोलोगे? और बताओ इसके शर्ट को सबसे ज्यादा नफरत किससे है? जिससे प्यार नहीं, प्यार वाली बात नहीं, नफरत वाली बात, ठीक है। जिससे सबसे ज्यादा नफरत है, ये उसी कलर के नाम से जाना जाता है। मान लीजिए कोई ग्रीन कलर का शर्ट जैसे वो लड़का पहना हुआ है, वो लड़के कहाँ तुम देख रहा है? हेडलाइट कब तुम्हारे, एक मिनट खड़े हो जाओ। हाँ, ग्रीन कलर दिख रहा है। क्यों ग्रीन दिख रहा है बताइए? व्हाइट आया होगा, उसके शर्ट ने सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया होगा, किसको उसने रेडिएट कर दिया। तो इसीलिए ग्रीन कलर ही ना रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों तक पहुंचेगा। तो जो कलर हमारी आंख तक पहुंचेगा उसी कलर का ना वो शर्ट दिखेगा। बहुत बढ़िया। मैं आपको बताता हूं कोई भी चीज ब्लैक क्यों दिखता है। तो सही बताऊं तो ब्लैक नाम का तो कोई कलर ही नहीं होता है। ब्लैक का मतलब होता है नो कलर। ब्लैक का मतलब होता है नो कलर, कोई कलर नहीं तो वो ब्लैक दिखता है। एक मिनट, अगर मान लीजिए कमरे में बिल्कुल सारे बल्ब बंद कर दिए जाएं, तो आप बताइए ना सबका शर्ट किस कलर का दिखेगा? सब कुछ ब्लैक दिखेगा कि नहीं? तो क्या बाबू? आओ बैठाता हूँ, आओ इसके बगल में बैठ। खिसक जाओ, बैठने दो बेचारे को। सुनिए, हाँ इधर देखिए, मैं कह रहा हूं शांत रहिए। अरे 2-4 दिन गुजरने दीजिए, फिर कम होने लगेगा। आपने पहला जोश है, 2-4 दिन में फिर। अरे हमसे ज्यादा एक्स्ट्रा मत बोलो यार, शांत रहो। मैं कह रहा था ब्लैक कलर का मतलब कोई कलर होता ही नहीं है, समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए कमरे का सारा लाइट बंद कर दिया जाए, सबका शर्ट किस कलर का दिखेगा? वो रेड हो, ब्लैक बोल रहा हूं, रेड हो, ग्रीन हो, ब्लू हो, सब दिखेगा हमको ब्लैक कलर का। और मान लीजिए लाइट होने के बावजूद भी अगर ये मेरा शर्ट आपको ब्लैक दिख रहा है, आप मानिएगा, अगर नहीं भी दिख रहा होगा तो ब्लैक ही मानिएगा इसको। हाँ, ब्लैक हालांकि दिख रहा है। अगर ब्लैक कलर का दिख रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, आप समझ रहे हैं? मेरे शर्ट को सारे रंगों से प्यार है, वो किसी से नफरत नहीं करता है। वो जो कलर आ रहा है इसने सबको एब्जॉर्ब कर लिया। आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब हुआ कि इससे शांत रहिए, जो भी कलर आया इसने सबको एब्जॉर्ब कर लिया। तो इसे कोई कलर निकल के आपकी आंख तक पहुंच ही नहीं रहा है। तो एक्चुअली आपको यहाँ अंधेरा दिख रहा है, जिसको आपने नाम दे दिया है ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर इज नथिंग बट अंधेरा। आप समझ रहे हैं? नो लाइट देन ब्लैक कलर। अच्छा, तब व्हाइट कलर का क्या मतलब हुआ? उसको सबसे नफरत है, सब किसी से नफरत है। तो जो भी, जैसे मान लीजिए कि वो लड़का, खड़े हो जाए, व्हाइट शर्ट पहना है, बैठ जाइए, इतना ही आपका रोल था। व्हाइट शर्ट पहना है, अरे यार तुम ऐसे काहे देख रहा है? गुस्सा में देखता है। व्हाइट क्यों दिख रहा है पता है? क्योंकि व्हाइट कलर का लाइट आया, 7 कलर का मिक्सचर है, उसके शॉट ने सबको रेडिएट कर दिया, सबको रिफ्लेक्ट कर दिया। इसका मतलब अब आपकी आंख तक क्या पहुंचेगा? 7 रंग ना पहुंचेगा। 7 रंग का मिक्सचर पहुंचेगा तो हमको उसका शॉट किस कलर का दिखेगा? व्हाइट कलर का दिखेगा। क्लियर है? तो अगर आपको किसी चीज को देखना है तो उसमें से लाइट निकल के आपकी आंखों तक पहुंचना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कॉल लिख दिया, बताइए आपको दिख रहा है कि नहीं? आपको दिख रहा है, मुझको दिख रहा है, मुझको ये क दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्योंकि एक मिनट सुनो,
किसी भी स्पेसिफिक मीडियम में लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है। तो आपको इसलिए दिख रहा है क्या कि इसमें से लाइट निकला है और एकदम सीधे रास्ते से वो आपकी आंख तक पहुंच रहा है, तो इसीलिए दिख रहा है। हाँ, लाइट मुड़ता तो हो सकता है, मुझको भी दिखता है, जैसे साउंड मुड़ता है, पीछे कोई बोलेगा तो वो सुनाई देगा मुझको ना, लेकिन लाइट, हालांकि हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे कि लाइट भी मुड़ता है, लेकिन एक स्पेशल कंडीशन होगा उसके लिए। फिलहाल के लिए हम मान के चलेंगे कि लाइट मुड़ता नहीं है, वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है। तो ये क आपको दिख रहा होगा, ये क मुझको नहीं दिख रहा है, लेकिन आप कुछ ऐसा उपाय बताइए कि मैं बिना मुड़े हुए इस क को देखना चाहता हूं, तो मैं कैसे देखूंगा? हमको नहीं मुड़ना है। हाँ, आप कोई इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं, आप कोई डिवाइस यूज कर सकते हैं। क्या यूज करना चाहिए? नॉर्मल आप एक शीशा लीजिए, एक मिरर लीजिए। हाँ, तो जब आप मिरर लीजिएगा, तो इसमें से तो लाइट निकला है, वो तो जात सीधा ही रहा था, मिरर नहीं होता, जाहिर सी बात है सीधा जाता। लेकिन आप जानते हैं ना कि मिरर उस लाइट को मोड़ देगा। अब मोड़ के कहां पहुंचा देगा? यानी सामने मिरर में अगर मैं देखूंगा ना, तो मुझको ये क दिखाई देगा। तो कंक्लूजन ये है कि किसी चीज को आपको देखना है, उसमें से लाइट निकालिए और किसी तरीके से मोड़ मार के जैसे मन करे आप अपनी आंख तक पहुंचा लीजिए, वो चीज आपको दिखाई दे देगा। अरे उल्टा दिखे सीधा दिखे रे, दिख जाएगा, मैं दिखने की बात कर रहा हूं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, मैंने कहा, अच्छा मैं अगर आपसे बोलूं कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है, ये सही स्टेटमेंट है कि गलत स्टेटमेंट है? लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है, सही स्टेटमेंट है कि गलत है? अब तक आप जितना जानते हैं उसी के हिसाब से बताइए। सही स्टेटमेंट है, लेकिन ये गलत स्टेटमेंट है। मैं बताता हूं कैसे। ये अभी ताजा 10th क्लास में नहीं, फिर भी 1 साल से ज्यादा हो गया आपको। आपने पढ़ा होगा कि जब भी लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में एंटर करता है, इतना तो कम से कम तुमको याद होगा ही कि वो मुड़ता है। अरे वो क्या करता है? मुड़ता है। इसको रिफ्रैक्शन कहा जाता है, याद है? रिफ्रैक्शन। मैं अभी शांत रहो, मैं अभी उस कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना चाह रहा हूं कि नॉर्मल की तरफ मुड़ता है कि नॉर्मल से दूर जाता है, लेकिन इतना तो पता ना कि मुड़ता है। तो अगर इस पूरे पाथ को मैं देखूं तो क्या ये स्ट्रेट पाथ है? अरे एक ही जगह मुड़ा है तो स्ट्रेट तो नहीं ना हुआ। और एक और बात है, मान लीजिए मीडियम कहीं लगातार बदल रहा हो, लगातार बदले, हर पता चल रहा है 1 मिलीमीटर पर मीडियम बदल गया, ओ माय गॉड, तो क्या होगा? लाइट लगातार न मुड़ेगा तो उसका पाथ लगभग कैसा दिखने लगा? कर्व दिखने लगा कि नहीं? तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में ही जाता है। ऑब्वियसली वो भी मुड़ता है, लेकिन कब मुड़ता है? जब मीडियम बदलेगा। लेकिन किसी स्पेसिफिक मीडियम में, स्पेसिफिक मीडियम का मतलब हुआ कि मीडियम बदल नहीं रहा है, मीडियम बदल नहीं रहा है, तब तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगा ना। जैसे देखिए, ये एक स्पेसिफिक मीडियम है तो इसमें तो स्ट्रेट लाइन है ना, ये एक स्पेसिफिक मीडियम है, इसमें तो स्ट्रेट लाइन है ना। अरे बोलो ना। तो वही बात कह रहा है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ, लेकिन स्पेसिफिक मीडियम, एंड इसी पाथ को बोला जाता है रे ऑफ लाइट। आप समझ रहे हैं? हाँ, रे ऑफ लाइट, ठीक है, प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट, ठीक है। चलिए अब सुनिए, जब कभी भी किसी भी लाइट के सोर्स को आप ऑन करिएगा तो सिर्फ उसमें से एक ही लाइट रे तो नहीं निकलेगा, एक से ज्यादा निकलेगा। जैसे इसी बल्ब में से एक से ज्यादा निकल रहा है, तो जब रेज एक से ज्यादा हो तो उनको बोला जाएगा बंडल ऑफ रेज। बंडल ऑफ रेज को कहा जाता है, बंडल ऑफ रेज को क्या बोला जाता है? बीम ऑफ लाइट बोला जाता है। बीम हम 3 तरीके का देखेंगे, पैरेलल बीम, कन्वर्जिंग। तो कन्वर्जिंग का मतलब हुआ कि ऐसा लगेगा कि वो किसी एक पॉइंट पर जाके मिल जाएगा। और अगला होता है डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग का मतलब हुआ कि वो फैलेगा, अगर फैल रहा है तो डाइवर्जिंग है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो डाइवर्जिंग बीम का एग्जांपल तो एकदम भरा पड़ा है। आप नॉर्मल कोई कैंडल जलाइए, सुन रहे हैं? नॉर्मल आप कोई क्या जलाइए, तो उसमें से जो लाइट रेज निकलेंगी वो पूरे कमरे में, पूरे रूम में फैलेंगी कि नहीं? तो उसके लिए ऑब्वियसली उनको डाइवर्जिंग होना पड़ेगा, ठीक है। पैरेलल बीम का एग्जांपल लेते हैं।
तो पैरेलल बीम का आप, मैं चाहूंगा अपने तरफ से कुछ एग्जांपल बताइए। टॉर्च से पैरेलल बीम निकलता है, पागल। टॉर्च का मुंडी इतना बड़ा है तो सामने की दीवार पे इतना ही बड़ा स्पॉट दिखता है। क्या बात करते हैं? हाँ, जैसे टॉर्च से डाइवर्जिंग बीम निकलता है। हाँ, अब सुनिए एक मिनट। कुछ लोग बोल रहे हैं लेजर लाइट। हाँ, लेजर को लगभग मान सकते हैं। जैसे आप देखिए इसमें छोटा सा छेद है? सामने अगर मैंने जलाया वो आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर, वो भी लगभग उतना ही छोटा ना है, हल्का सा डाइवर्जिंग कह सकते, दिखाई दे रहा है। तो आपको नहीं लग रहा है कि जितना जितना इसमें होल है लगभग उतना ही वहां पर भी दिख रहा है? जाहिर से बात है इसमें से निकलने वाला लाइट फैला तो नहीं ना होगा। लगभग आप इसको पैरेलल मान सकते हैं। आप समझ रहे हैं? लेजर लाइट। लेकिन सुनिए एक मिनट, एक कॉन्सेप्चुअल बात मैं आपको बताता हूं। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर बहुत दूर से आ रहा होगा, लगभग इनफाइनाइट से आ रहा होगा ना, तो उस रे को हम लगभग सॉरी, रे नहीं बोलना चाहिए, बीम बोलना चाहिए। उस बीम को हम लगभग पैरेलल मानते हैं। जैसे सूरज से आने वाला बीम काफी दूर से आ रहा है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर से आ रहा है, तो उसको हम लगभग क्या मानेंगे? हम पैरेलल मानेंगे। आइए समझाता हूं कैसे। तो मान लीजिए कि ये सूरज है। कौन है? सूरज है। अच्छा, एक बात बताइए, सूरज से जो लाइट निकलता है, थोड़ा हमको पानी दीजिएगा, हो जाएगा। हाँ, देखिए सूरज से जो लाइट निकलता है वो कैसा बीम होगा? अच्छा, सूरज से पैरेलल निकलेगा। रे सूरज से भी जो निकलेगा वो कैसा होगा? वो डाइवर्जिंग होगा। सूरज से निकल के पूरे सोलर सिस्टम में न फैलता है वो लाइट, पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है, तो जाहिर सी बात है वो डाइवर्जिंग ही होगा। तो मैं क्यों बोल रहा था कि वो पैरेलल होगा? अब समझाता हूं मैं। क्योंकि क्या हम जस्ट सूरज के बगल में हैं? हम सूरज के बगल में नहीं ना है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो आइए देखते हैं 15 करोड़ किलोमीटर दूर जो हमको बीम मिलेगा वो कैसा मिलेगा। तो क्या किया जाए बताइए? इसको हम लोग ऐसे आगे बढ़ाएं। अरे बोलो ना जल्दी। अरे ऐसा बढ़ाएं आगे की तरफ हम लोग, तो ऐसा ही ना जा रहा होगा, ये इस तरीके से जा रहा होगा। हम लोग तो बाबू बहुत दूर ना हैं, तो बहुत दूर अगर हम लोग हैं तो मान लिया जाए कहीं यहाँ पे हैं। अब अगर मैंने इतना सा सेक्शन यहाँ बनाया, आप बताइए बीम आपको पैरेलल दिख रहा है कि डाइवर्जिंग दिख रहा है? कैसा दिख रहा है बताइए? ये डाइवर्जिंग दिख रहा है कि नहीं? लेकिन उतना ही सेक्शन अगर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, आप बताना लगभग पैरेलल नहीं हो गया? दूरी की वजह से ये लगभग पैरेलल होने लगता है। क्लियर है? अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे, खापड़ा का जो घर होता है उसमें बीच बीच में कहीं कहीं छेद वेद हो जाता है, तो आप बिल्कुल देखिएगा दिन के समय में सूरज का लाइट जब उससे होके कमरे में एंटर करता है ना, तो जनरली वो उस खपड़े वाले घर में अंधेरा अगर हो तो आपको लाइट का पाथ विजिबल होता है। वो लाइट नहीं दिखता है एक्चुअली, उसमें जो एयर के पार्टिकल्स तैर रहे होते हैं वो दिखता है। तो आप देखिएगा कि वो लगभग कैसा होता है? पैरेलल ही होता है। क्लियर है? तो सनलाइट को हम लोग आज के बाद से क्या मान के चलेंगे? पैरेलल बीम ऑफ लाइट मान के चलेंगे। क्लियर? चलिए, कन्वर्जिंग का प्रैक्टिकल एग्जांपल बड़ा मुश्किल है कि कोई सोर्स एकदम कन्वर्जिंग बीम पैदा करे, थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हम कन्वर्जिंग बीम जरूर अपने से क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, जैसे आपने बचपन में ये तो एक्सपेरिमेंट किया ही होगा कि सूरज से आने वाली किरणों को आपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो लेंस मिला करता था उससे आपने कागज जरूर जलाया होगा। तो पता है कागज क्यों जल जाता है? शांत रहिए। कागज क्यों जल जाता है? क्योंकि इस लेंस का नाम ही है कन्वर्जिंग लेंस। इसका काम है कैसा भी लाइट आएगा उसको वो क्या करना चाहेगा? कन्वर्ज करना चाहेगा। तो ये क्या करता है? सारी रेज को
किसी एक पॉइंट पे इस तरीके से कन्वर्ज कर देता है। बोलो ना रे। अब कहने का मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक जितनी एनर्जी इसने रिसीव की थी वो सारा एनर्जी बस एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेट कर दिया कि नहीं, तो इसीलिए यहां आग लग जाता है। आप समझ रहे हैं? तो देखिए यहां से हमने ये सीखा कि आप भी अपनी जो एनर्जी इधर उधर खर्च करते हैं वो सारा एनर्जी अगर किसी एक जगह कंसंट्रेट करिएगा आप भी आग लगा सकते हैं। तो देखिए इस लेंस ने अरे रहम करो यार। इस लेंस ने एक पैरेलल बीम को कन्वर्जिंग बीम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये कन्वर्जिंग बीम का एक एग्जांपल हो गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, ये दो मीडिया, अच्छा आपको पता है मीडियम का प्लूरल मीडिया होता है, मीडियम्स नहीं होता है। तो आपको दो मीडिया दिख रहा होगा जिसमें यह है मीडियम 1, दूसरा है मीडियम। आपको थोड़ा बहुत कलर डिफरेंस दिख रहा है? ऊपर वाला थोड़ा लाइट है, नीचे वाला थोड़ा, तो समझिएगा दो डिफरेंस। ऊपर वाला हवा, नीचे वाला पानी हो सकता है, ऊपर वाला पानी, नीचे वाला ग्लास हो सकता है। खैर अब हुआ क्या कि इस मीडियम से होता हुआ एक लाइट रे आके दोनों को ज्वाइन करने वाले या दोनों को मिलाने वाले इंटरफेस से टकराया। बाबू वो जगह जहां पे दो मीडियम मिलते हैं ना उसको इंटरफेस बोला जाता है। तो वो तो खैर सीधा ही आएगा। अरे बोलो ना। तो आके टकराया। इस रे को बोला जाता है इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? जो आके टकराता है उसको बोला जाता है इंसिडेंट रे। ठीक है। अब जिस पॉइंट पे टकराता है ना उस पॉइंट पे हम सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचते हैं जिसको बोला जाता है नॉर्मल। क्या बोलते हैं? और ये नॉर्मल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी भी रे डायग्राम्स वगैरह हम आगे चल के बनाएंगे ना, ये नॉर्मल हमको लगभग हमेशा ही ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब सुनिए दो हैं, मैं समझा नहीं। दिया होगा तो ठीक है, नहीं दिया होगा खुद ड्रॉ कर लेना। हाँ मैं समझ गया। अब क्या हुआ कि जब ये टकराया, अब बताइए आप लोग क्या होगा? आप लोग बताइए क्या होगा? हैं? वापस लौट जाएगा, अंदर एंटर करेगा। कितने लोग कह रहे हैं कि सिर्फ अंदर एंटर करेगा ये? अच्छा आप दोनों बोल रहे हैं कि कुछ पार्ट उधर चला जाएगा और कुछ पार्ट अंदर चला जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं? एक साथ दो घटनाएं होंगी। अच्छा ठीक है, तो अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि ऐसे सिचुएशन में इस बीम का कुछ हिस्सा वापस लौट जाएगा और इस प्रोसेस को, इस घटना को बोला जाता है रिफ्लेक्शन। क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। और कुछ आप देखिएगा कि ये काफी मैंने गाढ़ा बनाया है, इसको थोड़ा पतला क्यों बनाया है पता है? क्योंकि सारा नहीं गया है। 100 रेज अगर आई है ना तो हो सकता है कि 40 गो उधर गया हो और बाकी अंदर भी एंटर करेगा। और अंदर जब वो एंटर करता है तो एक्चुअली थोड़ा सा वो मुड़ता है, इसीलिए आपको मुड़ा हुआ भी वो दिख रहा होगा। इस प्रोसेस को बोला जाता है रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। और इस रे को बोला जाएगा रिफ्रैक्टेड रे। अंतर बस यहाँ एल होता है, यहाँ आर ए होता है, बाकी सब सेम है। रिफ्लेक्टेड रे और ये है रिफ्रैक्टेड रे। और ये घटना एकदम एक साथ होता है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि जब रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्रैक्शन नहीं होता है, और जब रिफ्रैक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन नहीं होता है। ऐसी बात नहीं है। आइए इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पानी का सरफेस है और पानी के सरफेस पर आप अपना चेहरा देखना चाहिएगा, दिखता है कि नहीं? दिखता है ना। अब मान लीजिए तालाब बोला, नाली में तुम देखेगा सुअरे रहेगा जिंदगी में। कौन सी? खाली। अगर तुमको, शांत रहो ना बाबू, अगर मान लो तुमको पानी के ऊपर देखना है तो नॉर्मल तुम ऐसे ग्लास में भी पानी लेके देखोगे तो देखेगा,
ना तो सबसे बढ़िया है कि छत की टंकी पर चढ़ जाना, ढक्कन खोल के देखना ना, तुमको दिखेगा बढ़िया से, ठीक है। अरे भाई शांत रहिए। पुराने जमाने में, आप 1-1.5-2 हजार साल पहले जब मिरर नहीं होता था तो लोग जब श्रृंगार करते थे तो अपना चेहरा कहाँ देखते थे? पानी में ही देखते थे, पानी में ही देखते थे। मिरर का आविष्कार नहीं हुआ था तो, समझ रहे हो? नहीं, इसके देखिए एक कहानी विष्णु पुराण में एक कहानी का जिक्र है कि एक बार नारद, पहले एकदम तुम लोग बीच में अगर बोले ना, जब बीच में मत बोलिएगा। मैं क्यों, मेरा आप लोग यार मूड में बहुत कंट्रोल करके रहता हूँ। शांत रहना यार, तो मैं शांत रहिए। मैं कह रहा था कि विष्णु पुराण में एक कहानी है ना कि एक बार नारद मुनि को शादी करने का मन हुआ, वो तो हमेशा से बेचारे सिंगल रहे हैं, तो हुआ क्या कि धरती पे किसी का स्वयंवर होने वाला था। तो हालांकि जिनका स्वयंवर होने वाला था वो खुद लक्ष्मी जी का ही अवतार थी। तो नारद मुनि गए अपने आराध्य विष्णु जी के पास और उन्होंने कहा कि वैसे तो मेरा शकल सूरत जो है बहुत आम आदमी की तरह है, नॉर्मल है, तो एक काम करिए, आप मुझको माया से अपनी तरह बना दीजिए, मतलब बहुत खूबसूरत हैंडसम बना दीजिए, ताकि मुझको देख के रिजेक्ट करने का कोई सवाल ही पैदा ना हो। अपने पर उनको थोड़ा बहुत डाउट था उस समय। तो अब क्या हुआ कि विष्णु जी को थोड़ा सा प्रैंक सूझा, तो उन्होंने क्या किया, नारद जी का जो चेहरा है वो बंदर का बना दिया। नहीं होता, दोस्त एक दूसरे से प्रैंक नहीं करता है, तो दोनों में बहुत बढ़िया दोस्ती है। नारद जी वैसे भी तुम सुनते हो हमेशा नारायण नारायण बोलते रहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा इसके साथ प्रैंक किया जाए। अब हुआ क्या कि अब देखो, अब उस समय मिरर तो था नहीं, तो देख लेते कि हम कितने खूबसूरत हैं। अच्छा, फोन भी नहीं था कि सेल्फी ले लेते हैं स्टेटस अपलोड करते। तब उन्होंने भरोसा किया विष्णु जी पे और वो डायरेक्ट चले गए स्वयंवर में, ठीक है। तो अब होता क्या है, सब लोग ऐसे, जो लोग आए होते हैं लाइन से खड़े होते हैं। अरे उससे पहले भी बहुत सारा खेल कूद होता है जिसमें जीतना होता है, जैसे मछली के आंख में मारना, बहुत कुछ नहीं होता है धनुष में। हाँ ठीक। तो फाइनल स्टेज में, फाइनल एपिसोड में क्या हुआ, सब लोग एक लाइन से खड़े थे और अब चुनना होता है कि ये आदमी हमको पसंद है कि ये आदमी हमको पसंद है। तो वो क्या होता है, उस सबके सामने ऐसे जाती हैं, उनको जो पसंद आता है उसमें वरमाला डाल देती हैं। तो हुआ ये, तो वो बाकी लोगों को रिजेक्ट करते हुए आ रही थी, जैसे मान लो कि ये पसंद नहीं है, आगे बढ़ गई थोड़ा सा। लेकिन जब वो नारद जी के सामने पहुंची ना, तो बंदर का चेहरा था, उनको जोर से हंसी आ गया कि और कमाल की बात ये है ना, अब चूंकि वो लक्ष्मी जी थी, किसी भी अवतार में उनकी शादी जब भी होगी तो विष्णु जी से ही होगी, तो वो खुद भी अवतार लेके किसी दूसरे अवतार में वो थे, उधर आगे खड़े थे। तो इनको देख के तो वो हंस दी, लेकिन आगे गई, वो मिले, वरमाला, ब्याह शादी तो उधर हो गया और ये बेचारा टेंशन में अरे मतलब हमको खुद विष्णु जी ने अपना रूप प्रदान किया है और ये हमको रिजेक्ट कर दी, इनको समझ में नहीं आया। तो अब उनको लगा कि देखते हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। तो आसपास में उन्होंने तालाब ढूंढा और तालाब में जब जाके उन्होंने अपना चेहरा देखा तब समझ में आया कि क्या माजरा था पूरा, ठीक है। अब ये बात, अरे शांत रहो यार, ये बात जो है ना, ये उनको दिल से बुरा लगा था। अब कहने का मतलब लड़की के सामने इज्जत चला जाए, बहुत दिल से बुरा लगा था। वापस जा रहे थे नारद जी बैकुंठ धाम, और उधर से विष्णु जी और लक्ष्मी जी जो थे वो लोग भी वापस जा रहे थे, ठीक है। तो रास्ते में मिलन हुआ, तो अब ये दोनों फिर देख के उनको हंसने लगे, और वो बेचारा तो गुस्से में लाल पीला थे, तो कुछ कर भी तो नहीं सकते थे ना, उनके प्रभु थे वो, कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो उन्होंने लेकिन कहा कि देखिए हंसी मजाक चलता है, लेकिन ये कुछ ज्यादा था और गुस्से में आके उन्होंने दोनों को श्राप दिया। मैंने विष्णु जी को कहा कि जिनके लिए आपने मेरा मजाक उड़वाया है भरी सभा में ना,
देखिएगा, इन्हीं के लिए एक दिन आप तड़पिएगा और यही बानर के चेहरे वाला आपकी मदद करेगा, इसी से आप मदद मांगिएगा। आज आप मेरा मजाक उड़ा दिए और यही से, इसी कहानी के बाद से रामायण का नींव पड़ा था। आपको पता है कि शुरू से लेकर लास्ट तक राम जी सीता जी लगभग वो लोग अलग ही रहा है कि नहीं? एक तो रावण उठा के ले गया, फिर वापस भी वो लोग आया तो फिर सीता जी जंगल में चली गई, और हर बार बताइए उनकी मदद किसने की? खुद राम जी को मदद मांगने जाना पड़ा कि प्लीज मेरी मदद करिए। सुग्रीव भी जो था वो भी वानर ही था, हनुमान जी भी थे। तो इससे ये सीख मिलता है कि दोस्तों के साथ हंसी मजाक चलता है, लेकिन अगर उसको दिल से बुरा लग गया ना तो जिंदगी भर तड़पोगे। इधर देखो, अब हुआ क्या कि आप मान लीजिए पानी में, देखिए आप लोग फिर वापस उसी रवैये में मत जाइए। पानी में अगर आप अपना चेहरा देखेगा, ऑब्वियसली आपको दिखता है। तो मान लीजिए कि ये है, ठीक है, समझ लो। आप पानी में अपना चेहरा देखना चाह रहे हैं, ऐसे ही ना देखोगे? हाँ ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ठीक है। अब सुनिएगा, मान लीजिए आपके ठुड्डी में से, अरे चीन बोला जाता है क्या इसको? ठीक है, इसमें से लाइट निकला। अरे भाई, अगर किसी भी चीज को तुमको देखना है तो उससे लाइट निकाल कर अपनी आंखों तक पहुंचाना तो पड़ेगा ना। तो लाइट निकला, और मान लो बाबू लाइट निकल के कहाँ पहुंचा? यहाँ पहुंचा। लाइट तो निकल के चारों तरफ गया होगा, लेकिन हम एक रे ऑफ लाइट को लेते हैं, एक बीम ऑफ लाइट को लेते हैं जो यहाँ पहुंचा। बोलो जल्दी। अब आप बताइए कि अगर जब ये यहाँ पहुंचेगा तो इसको तो इंसिडेंट रे या इंसिडेंट बीम बोलिएगा ना। मैं कह रहा था कि दो घटनाएं होती हैं, एक तो इसका कुछ हिस्सा कहाँ चला जाएगा? वापस लौट जाएगा, आप समझ रहे हैं, और कुछ हिस्सा जो है वो अंदर भी एंटर करेगा। और अगर यहाँ कोई मछली होगी, अगर बोलिए ना, अगर कोई क्या होगी? मछली होगी, तो ये आपकी आंख तक पहुंचा और ये कहाँ पहुंचा? मछली की आंख तक। तो मछली को भी आपका चेहरा देखेगा। बताइए, आप जाइएगा किसी तालाब में अपना चेहरा देखने, और वहां कोई मछली होगी, भाग जाएगी कि नहीं? भागी इसीलिए ना है क्योंकि उसको भी आपका चेहरा दिखा है, बानर वाला है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एक साथ आपका चेहरा आपको भी दिख रहा है, मछली को भी दिख रहा है। तो आपको अपना चेहरा क्यों दिखा है? रिफ्लेक्शन की वजह से। मछली को आपका चेहरा क्यों दिखा है? रिफ्लेक्शन की वजह से। यानी दोनों घटनाएं साइमल्टेनियस होती हैं, दोनों घटनाएं एक साथ होती हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहूंगा, 10th क्लास में तो आपने पढ़ाई होगा ऑब्जेक्ट एंड इमेज, पूरे रे ऑप्टिक्स में यही किया होगा। फलाना जगह ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहां बनेगा? ठीक है, तो आपसे मैं पूछूंगा कि ऑब्जेक्ट किसको बोला जाता है? अब हाथ उठाइए और बारी बारी से आप बताइए, ऑब्जेक्ट किसको बोला जाता है? हाँ, जिसमें से लाइट निकले उसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है, ऐसा है? अच्छा ठीक है। अच्छा, तो एक बात मैं पूछता हूं, खाली बताना तुम। इस केस में बताओ ऑब्जेक्ट किधर होगा? किधर होगा? ऑब्जेक्ट किधर होगा? लाइट इधर से आ रहा है, ऑब्जेक्ट किधर होगा? ऑब्जेक्ट इधर ही ना होगा। अरे तबे ना उसमें से लाइट निकल के आएगा, ऑब्जेक्ट इधर होगा। गलत बात है, ऑब्जेक्ट एक्चुअली उधर होता है। तो इसका मतलब हुआ ना कि ये मत बोलिएगा कि जिसमें से लाइट निकलता है वो ऑब्जेक्ट है। हाँ बोलो। एनीथिंग दैट इज विजिबल इज ऑब्जेक्ट। ओ माय गॉड। अच्छा, तो बताइए इमेज किसको बोला जाएगा? अच्छा, ये बोल रही है कि जिसका इमेज बनेगा उसको इमेज बोला जाएगा। तो खैर छोड़िए, हटाइए, ये सब मोह माया है। जो भी आपको पहले से पता है ना वो भूल जाइए और समझिए कि ऑब्जेक्ट किसको बोला जाता है। सुनो, ये तो क्लियर है ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। शांत रहो।
ऑब्जेक्ट बोला जाता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे। अब लो, फिर से ऑब्जेक्ट किसको बोला जाता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज। किसके इंटरसेक्शन पॉइंट को? इंसिडेंट रेज के इंटरसेक्शन पॉइंट को ऑब्जेक्ट बोला जाता है। अरे बोलो। इमेज बोला जाता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ या तो रिफ्लेक्टेड रे और ना तो रिफ्रैक्टेड रे। अच्छा, हो सकता है कि जो मैंने अभी बताया बहुत ज्यादा क्लियर आपको नहीं हुआ। मैंने एक बात बताया जो आपको लग रहा होगा कि लग रहा है ये सब मानना पड़ेगा, अभी हम लोग एग्जांपल से इसको क्लियर कर लेंगे। पहले पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्ट किसको बोला जाता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे ना। इमेज बोला जाता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, और अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज। बोलो ना, इज कॉल्ड क्या? इमेज। इस नोट पर बाद में आएंगे, पहले इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि ये एक प्लेन मिरर है। क्या है? बहुत बढ़िया। यहां पर हमने कोई भी चीज रखा, कोई भी ऐसा चीज जिसमें से लाइट निकल रहा हो, तो इसमें से तो इनफाइनाइट लाइट रेज निकल रही होंगी। हमको फिलहाल कोई दो रे निकाल लेना है। तो चलिए, एक रे हमने निकाला ऐसे और एक रे हमने निकाला ऐसे। बताइए इन दोनों रेज को आप क्या बोलिएगा? जाहिर सी बात है, यही ना आके टकराई हैं, तो ये इंसिडेंट रेज है। अब इनका रिफ्लेक्शन होगा। अब इतना तो 10th क्लास में पढ़ाई होगा तुम लोगों ने। रिफ्लेक्शन के लिए हम लोग सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ कर लें, और ये भी आपको याद ही होगा कि एंगल आई बराबर एंगल आर करके कुछ याद आ रहा है? तो ऐसे आया है तो ऐसे ही ना जाएगा, ऐसे आया है तो ये इधर ही ना जाएगा ना बाबू। अब तुमसे पूछूं मैं एकदम शांत, इस पूरे फोटो में ऑब्जेक्ट कहां है? डेफिनेशन पर जाइए। ऑब्जेक्ट क्या बोला मैंने? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज। आप इस पूरे फोटो में इंसिडेंट रेज ढूंढिए तो कहां है? ये और ये इंसिडेंट रेज हैं, इनका इंटरसेक्शन यहां ना है, तो यही है ऑब्जेक्ट। इस पूरे फोटो में इमेज कहां है? तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। आप ढूंढिए इन चारों रेज में रिफ्लेक्टेड रेज कौन कौन सी हैं? तो ये और ये। क्या ये कहीं मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। तो हमको मजबूरी में इनको पीछे बढ़ाना पड़ेगा। तो आप इनको ऐसा पीछे बढ़ा लीजिए, तो इस रे और इस रे का इंटरसेक्शन पॉइंट यही ना हुआ, इसी को तो बोला जाएगा इमेज। नहीं समझ में आया? चलिए एक और दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं। मान लिया जाए कि ये है कोई प्लेन मिरर, और सामने आपने यहां नहीं, अभी क्या है कि रेज ही ऐसी आई, रेज ही ऐसी आई। आ सकती हैं कन्वर्जिंग रेज। हो सकता है कि सामने कोई लेंस मैंने लगाया हो, हे भगवान, जिसने रेज को कन्वर्ज कर दिया हो। तो अगर रेज ऐसी आई तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? ये इधर जाएगा और ये इधर, ऐसा ही ना होगा? और जाके कहीं, ठीक है सीधा मानिए इसको, जाके कहीं यहां मिलेगा। ये नहीं समझ में आया? अरे ये जो नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ऐसे ही ना ड्रॉ करोगे, ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक है। मैं पूछूं कि इस केस में ऑब्जेक्ट कहां है? तो अगर आप वो वाली बात बोल रहे हैं कि जिसमें से लाइट निकल के आ रहा है वो ऑब्जेक्ट है, तो लाइट तो इधर से कहीं से आ रहा है। लेकिन ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन वो नहीं होता। ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज। इस पूरे फोटो में इंसिडेंट रेज कौन है? ये है, ये दोनों ना, ये और ये ना है, तो इनका इंटरसेक्शन तो कहीं इधर ना होगा बाबू। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। और इमेज का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। पूरे फोटो में रिफ्लेक्टेड रेज यही दोनों ना है, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, तो यही है हमारा इमेज। क्लियर है? अब आइए इस आखिरी नोट को समझते हैं क्या बोल रहा था। ये बोल रहा है अगर रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहां जो कुछ भी बनेगा वो रियल होगा। रेज सही में प्रेजेंट है तो क्या होगा? रियल होगा। लेकिन रेज अगर सही में प्रेजेंट नहीं है, सही में तुम अभी नॉर्मल है ना, क्या तुम इधर उधर उसी समय से कर रहे हैं? वो लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं क्या तुमको? मेरी तरफ देखिए। अगर रेज एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं है, हमको जबरदस्ती मिलाना पड़ रहा है,
जो कुछ भी बनेगा वो वर्चुअल होगा, जो कुछ भी बनेगा वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा। क्लियर है? तो इस एग्जाम्पल में आप मुझको बताइए कि ये जो ऑब्जेक्ट है रियल है कि वर्चुअल है? ये कैसे पता चला ये रियल है? क्योंकि यहाँ ये जो दो रेज हैं वो एक्चुअल में प्रेजेंट हैं, तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट जिसको हम ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं वो एक रियल ऑब्जेक्ट है। क्या है बताइए? लेकिन बताइए इमेज रियल है कि वर्चुअल? जो रेज एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं ना है, रेज मिरर के पीछे गई ही नहीं है, रेज तो टकरा के वापस लौट आई है। तो चूंकि रेज एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ जो कुछ भी बनेगा वो बाबू ये होगा आपका वर्चुअल इमेज। क्लियर? चलो इस केस में बताओ ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल की वर्चुअल? वर्चुअल है। कैसे पता चला? ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये दोनों, ये रेज सही में प्रेजेंट तो नहीं ना है, ये तो जबरदस्ती बढ़ा के मैंने मिलाया था। अरे बोलो ना। तो यहाँ ऑब्जेक्ट जो है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और इमेज कैसा है? इमेज अब की बार रियल है, क्योंकि ये रेज सही में प्रेजेंट हैं। तो एक भ्रम और आप अपने दिमाग से निकालिए कि सिर्फ इमेज ही रियल और वर्चुअल नहीं होता है, ऑब्जेक्ट भी रियल और वर्चुअल हो सकता है। क्लियर है? आया समझ में? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जाए कि ये कोई लेंस है, सुन रहे हो, और हालांकि लेंस हमने नहीं पढ़ा है लेकिन फिर भी जो बता रहा हूँ समझ में आएगा तुमको। यहाँ पे कोई चीज आपने रखा है, एक ऐसा सोर्स जिसमें से लाइट निकलता हो, तो हमको दो ही लाइट निकालने की जरूरत होती है क्योंकि इंटरसेक्ट न कराना है, दो लाइट्स काफी है। तो इसमें से मान लिया जाए कि एक लाइट ऐसे निकला, एक लाइट ऐसे निकला, तो ये जो लेंस है कन्वर्ज करेगा। क्या करेगा? तो कन्वर्ज करने का मतलब हुआ कि ये इसको भेजेगा इधर और ये इसको भेजेगा इधर। सुन भी रहे हो? इससे पहले कि दोनों जाके कहीं मिलता, मैंने सामने एक मिरर लाके लगा दिया, मैंने इनको मिलने ही नहीं दिया, एक दीवार खड़ी कर दी मैंने। आप समझ रहे हैं? तो इससे पहले कि ये लोग जाके यहां मिलते हैं, मैंने सामने क्या लगा दिया? मिरर लगा दिया। ठीक है, अब क्या होगा बताइए? क्या ये रेज आगे जा पाएंगी? हल्ला मत करिए नहीं तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। मुड़ेंगी, रिफ्लेक्शन होगा इनका। अरे बोलो। तो रिफ्लेक्शन का मतलब हुआ ये कहीं यहाँ जाएगा तो ये मुड़ के कहीं ऐसा ही ना होगा, क्योंकि नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ऐसा ही ना होगा बाबू। बोलो। अच्छा एक और बात है, मिलता तो ये कहाँ मिलता है? इधर कहीं मिलता है, यहाँ पे मिलता ना। 3 पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, ए बी और क्या, कौन बताएगा ए क्या है? एक रियल वर्चुअल नहीं पूछ रहा हूं, ऑब्जेक्ट इमेज बताओ। व्हाट इज दिस? ए नहीं, ऑब्जेक्ट और इमेज में बताना है ना। ऑब्जेक्ट है। कैसे पता चला? क्योंकि ये दोनों रेज कैसी रेज हैं? ये इंसिडेंट रेज ना है। तो इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट, अरे सब लोग बोलो यार, अभी पटरी पर से मत उतरो, पहला दिन है आज। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज से क्या मिलता है? अब बोलिए कि ऑब्जेक्ट है ये। ए जो है, ए क्या है? हाँ, लेकिन रुकिए, किसके लिए ऑब्जेक्ट है? ये दोनों रेज किसके लिए इंसिडेंट रेज है? लेंस के लिए। तो ये होगा ऑब्जेक्ट फॉर। समझ में आया? मैं पूछूं सी पॉइंट, सी पॉइंट पहले देखेंगे हम। तो सी पॉइंट क्या है? तो सी पॉइंट इन दो रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट है। और ये दोनों रेज कैसी रेज हैं? इंसिडेंट रेज हैं। किसके लिए? ये मिरर पे आके टकराई हैं। ये दोनों रेज मिरर के लिए इंसिडेंट रेज है, यानी इनका इंटरसेक्शन पॉइंट मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होगा। इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाता है। बिल्कुल सही। तो ऑब्जेक्ट फॉर क्या? मिरर। नहीं समझ में आया? लेकिन एक मिनट, ये जो रे है वो इस लेंस से होके ना गुजरा है, और लेंस कराता है रिफ्रैक्शन। क्या कराता है?
रिफ्रैक्शन का मतलब हुआ लाइट रे का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करना है। तो आपको नहीं लग रहा है लाइट रे 2 बार अपना मीडियम बदल रहा है, एक बार हवा से ग्लास में, फिर ग्लास से 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ है। तो फाइनली देखा जाए तो ये जो है रिफ्रैक्टेड रे भी तो है। अरे एक ही आदमी का 75 गो रिलेशन हो सकता है कि नहीं? अरे यार, मतलब एक ही आदमी किसी का भाई हो सकता है, किसी का बाप हो सकता है, किसी का चाचा मौसा, वैसा समझ। आप लोग इधर उधर क्यों निकल जाते हैं? क्या सब किसी को तुम लोग अपने तरह का ही समझ लेता है? इधर देखो, ये जो है, अरे क्या नहीं, मैं क्यों मैं सही ट्रैक पे होता हूँ। मेरा ट्रैक तुम लोग चेंज कर देता है रिएक्शन देकर। मैं कह रहा हूँ कि ये जो रे है इसके लिए इंसिडेंट रे था, लेकिन इसके लिए क्या था? जल्दी बोलो, बोल नहीं रहा है, ऐसा पता नहीं क्या हो गया। ये रे इसके लिए कौन सा रे है? रिफ्रैक्टेड रे है। नहीं समझ में आया? ये रे इसके लिए, तो रिफ्रैक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या देता है? तो ये होगा, किसकी बात हो रही है? ये होगा इमेज फॉर क्या? लेंस। इमेज फॉर, नहीं ईमानदारी से बोलिए, ये समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूं? ये पॉइंट इन 2 रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट है, और ये दोनों रेज इसके लिए इंसिडेंट रेज हैं, मिरर के लिए। तो मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन लेंस के लिए ये दोनों रेज रिफ्रैक्टेड रेज हैं। लेंस से पूछा जाएगा वो रेज कैसी है, वो बोलेगा हमसे होके चली गई हैं, तो रिफ्रैक्टेड रेज हैं। तो चूंकि ये दोनों रेज लेंस के लिए रिफ्रैक्टेड रेज हैं, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट लेंस के लिए इमेज देगा। ये एक ही साथ 2 रोल प्ले कर रहा है। ये पॉइंट जो है C, वो लेंस के लिए इमेज है। लेंस का ऑब्जेक्ट ये है, लेंस का इमेज वो है। लेंस के लिए इमेज है, लेकिन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट। फाइनली बताइए बी के बारे में, बी क्या है? बी क्या है बताइए? तो कहने का मतलब है कि बी इन्हीं दोनों पॉइंट्स का ना इंटरसेक्शन पॉइंट है। सॉरी, पॉइंट बोल रहा हूं, इन्हीं दोनों रेज का ना इंटरसेक्शन पॉइंट है। और ये दोनों रेज मिरर के लिए रिफ्लेक्टेड रेज हैं, मिरर के लिए रिफ्लेक्टेड रेज हैं। तो इसीलिए वो क्या बनाएंगी? इमेज फॉर क्या? मिरर। समझ में आया? अब सुनो, पॉइंट भले 3 है, लेकिन देखो इसमें ऑब्जेक्ट इमेज का पेयर कैसे। लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ये, इमेज ये। नहीं समझ में आया? मिरर के लिए ऑब्जेक्ट ये, इमेज ये। यानी ये लेंस के लिए इमेज है और मिरर के लिए, तो इमेज ऑब्जेक्ट आगे चल के कभी हम लोगों को पहचानना होगा तो दिक्कत होगा। आप देखिएगा कि वो किन रेज का इंटरसेक्शन है। क्लियर है? बोलिए। चलिए ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं।